चैन से पढ़ना है तो जाग जाओ बच्चों। वेलकम टू साइंस पॉइंट जेजेपी। मैं सी कुमार आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक है वेक्टर, और ये फिजिक्स के रीढ़ का हड्डी है और फिजिक्स में हर जगह वेक्टर का लगभग यूज होता ही है। आज हम लोग जानेंगे वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी होता है ऐसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास को आप मेजर कर सकते हो केजी में, लेंथ को मेजर कर सकते हो मीटर में, जैसे आप स्पीड का मेजरमेंट कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सके उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और ये मेजरमेंट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक ऐसा क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यदि हम किसी क्वांटिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं तो उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मास को आप मापते हो केजी में, द्रव्यमान को, लेंथ को आप माप सकते हो मीटर में, टाइम को माप सकते हो आप सेकंड में, स्पीड को माप सकते हो मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी को मेजरमेंट किया जा सकता है यानी वेग जिसको बोलते हो आप लोग। उसके बाद एक्सेलरेशन का मेजरमेंट किया जा सकता है, त्वरण को। उसके बाद बच्चों फोर्स का भी मेजरमेंट किया जा सकता है, मोमेंटम का मेजरमेंट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। उसी तरह से आप टॉर्क का मेजरमेंट कर सकते हैं। हालांकि जितना भी टॉपिक आप लिखे हो सबके बारे में एक्सप्लेनेशन है आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में। टॉर्क का आप मेजरमेंट कर सकते हो, वॉल्यूम को मेजरमेंट कर सकते हो, आयतन को। उसके बाद एरिया का मेजरमेंट हो सकता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर में, ETC। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजरमेंट कर सकते हो, यानी ऐसे क्वांटिटी जिसे मेजरमेंट किया जा सके, मापा जा सके, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि मास है, तो मास में आप मान लो किसी चीज़ का मास है 10 kg, सपोज करो 10 किलोग्राम किसी वस्तु का मास है। तो इस मास में क्या है कि ये 10 जो है ये यहाँ पे कहलाता है मैग्नीट्यूड। इसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, जिसे हिंदी में परिणाम भी बोलते हैं, परिमाण कहा जाता है मैग्नीट्यूड को हिंदी में। और केजी इसका जो है ये हो गया यूनिट, ये हो गया यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। कभी कभी यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, और कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करने वाले हैं, लेकिन उसका आधार क्या लें, किस आधार पे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करेंगे। तो उसका आधार बच्चों जो है वो यूनिट है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। इस तीनों के आधार पर, इस तीनों टर्म के आधार पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो 4 पार्ट क्या है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप हैं? तो ये 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा हो गया रेशियो, और चौथा ये हो गया टेंसर। 4 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। इसमें बच्चों अलग अलग सबको डिफाइन करना जरूरी है, क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर। तो सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे हम लोग, स्केलर क्या होता है। तो स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। जिसमें सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड हो उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें क्या क्या होगा, एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ यही दोनों चीज आना चाहिए, बट नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मास का मेजरमेंट करते हो, मास का मेजरमेंट केजी में किया जाता है। जैसे आप कोई दुकान जाओ, बोलो
चावल देने के लिए किराना दुकान जाओ और वहाँ पे बोलो चावल देने के लिए 10 केजी चावल आपको चाहिए, अगर तो 10 केजी चावल आप बोलोगे तो 10 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, केजी इसका यूनिट हो जाएगा। लेकिन क्या आप डायरेक्शन मेंशन करते हो कि मुझे उत्तर की तरफ घूम के 10 केजी चावल दो? ऐसा हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो मास जो है, तो मास हम लोग अगर लिखे 10 केजी तो सिर्फ इसमें यूनिट है केजी और मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है। तो मास स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। उसी तरह डिस्टेंस, दूरी में भी अब अगर हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरह से टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से वॉल्यूम, आयतन जिसको बोलते हो 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। वॉल्यूम के साथ साथ डेंसिटी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हो। उसी तरह से टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर में भी बच्चों डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर में यूनिट भी होगा, एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो। यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और साथ साथ ये एक रूल को फॉलो करता है जिसे कहा जाता है ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल यहाँ पे ये फॉलो करेगा। ये जो रूल है, ये जो हम लिखने जा रहे हैं, इस रूल को बच्चों हम लोग इसी चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। एंड फॉलोज ट्रायंगल रूल। ये ट्रायंगल रूल क्या है सर? तो बच्चों ट्रायंगल रूल हम लोग इसी चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक रखना है पेशेंस और ये जानना है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें यूनिट भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और साथ साथ फॉलो करता हो ट्रायंगल रूल को, ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वांटिटी में यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, लेकिन अगर इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में विस्थापन कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या होता है? तो जैसे भी मान लीजिए आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का सबसे मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, सबसे छोटी दूरी जो होगी 1 और 2 पॉइंट के बीच का, वो डायरेक्ट 1 और 2 पॉइंट को मिला देने से मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मान लीजिए 10 मीटर है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो मान लीजिए ऐसे इस रास्ता से कोई आदमी जाएगा, तो कोई इधर से जाएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस, इसमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। लेकिन आप शॉर्टेस्ट पाथ जब कवर करते हो तो इसमें डायरेक्शन से मतलब होता है। ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो देखिए इसमें यूनिट भी है मीटर, मैग्नीट्यूड भी है 10 और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। उसी तरह वेलोसिटी, वेग में डायरेक्शन होता है। जैसे कोई बस के बारे में बोले कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी जोड़ना होगा कि ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है या नॉर्थ या साउथ या किधर की तरफ जा रहा है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, किधर की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है। वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। उसी तरह क्वांटिटी बहुत सारा है। फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो वेक्टर है। उसी तरह से आप टॉर्क के बारे में बोल सकते हो, टॉर्क भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। इस सारे में यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर ले पॉज करके। नेक्स्ट है बच्चों
नेक्स्ट है बच्चों तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है रेशियो। थर्ड नंबर रेशियो, अनुपात। अब ये क्या होता है, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ना उसमें यूनिट होना चाहिए ना उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसे रेशियो कहेंगे। यानी कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट नो यूनिट, यूनिट नहीं होना चाहिए, एंड नो डायरेक्शन, जिसमें ना यूनिट हो ना डायरेक्शन हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उसे रेशियो कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या बला है सर, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। इसे हिंदी में अपवर्तनांक कहा जाता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जैसे आपको ग्लास का, ये किसी मीडियम का निकाला जाता है, लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल करती है उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। जैसे लाइट अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में क्या है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, और उसको डिवाइड करते हैं हम लोग जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है। इस दोनों के रेशियो को कहा जाता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ऊपर में भी देखो बच्चों स्पीड है और नीचे में भी क्या है, स्पीड है। तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा, इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो वो क्या आएगा, म्यू इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है उसको सी से डिनोट करते हैं। आपको पता भी होगा सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट का जो स्पीड होता है निर्वात में वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम, किसी माध्यम का आप निकालना चाहते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो मान लेते हैं उसमें स्पीड लाइट का v है, तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है c/v। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालना चाहते हो, म्यू वाटर, तो इसका लगभग 1.33 होता है। अच्छा, अगर आप निकालना चाहते हो ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.5 होता है या 1.52 आप बोल सकते हो। एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए जरा कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना यूनिट है ना डायरेक्शन है, ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है रेशियो। और भी बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये टर्म नया है, तो ये चैप्टर में जाके आगे आपको पढ़ना भी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़िएगा आप लोग। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये चेंज इन लेंथ को हम लोग डेल एल से नोट करते हैं, और ऊपर में भी देखिए लेंथ है और नीचे में भी क्या है, लेंथ है। तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये एक रेशियो है। ठीक है, तो इस तरह की क्वांटिटी को रेशियो बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यूनिट और डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है रेशियो क्वांटिटी बच्चों। तो चौथा क्वांटिटी बच्चों हम लोगों को पढ़ना है टेंसर। अगर टेंसर के बारे में बात करें तो टेंसर ना ही स्केलर होता है और ना ही वेक्टर होता है। एक ऐसा क्वांटिटी जो ना स्केलर हो ना वेक्टर हो, उसे टेंसर कहा जाता है। और टेंसर क्वांटिटी का जो वैल्यूज होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज होता है टेंसर का, आप अभी जान जाओगे। नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, ना ही वेक्टर हो और ना ही स्केलर हो, ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो एग्जांपल के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट ले सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कैसे टेंसर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मान लो कि कोई वायर है
और इस वायर में इस डायरेक्शन में, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ए इसका क्या हो गया, एम्पियर हो गया, और ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो इसमें तीनों चीज़ है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है। तो आप बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन है, तब तो इसको वेक्टर बोल दीजिए। लेकिन वेक्टर के लिए एक और पार्टिकुलर कंडीशन बताए थे आपको कि वो ट्रायंगल रूल को जरूर फॉलो करेगा, लेकिन ये ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है। बार बार आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ट्रायंगल रूल क्या है, तो इसी चैप्टर में ट्रायंगल रूल भी पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक करंट में तीनों चीज़ तो है, ये नहीं फॉलो करता है क्या, डजंट फॉलो ट्रायंगल रूल, ये ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अलग तरह का ये क्वांटिटी हो जाता है। देखो अब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, तो उसको क्या बोलूँ, स्केलर बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन है इसमें, वेक्टर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, इसका यूनिट है तो ये रेशियो कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको एक अलग तरह का क्वांटिटी नाम दिया गया जो कि है टेंसर। चलो और भी देख सकते हैं हम लोग, प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है बच्चों, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप प्रेशर के बारे में बोलोगे तो किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ मान लो आपको बोलेगा प्रेशर एग्जर्ट करो, मान लीजिए ये यहाँ 1 पास्कल प्रेशर एग्जर्ट करना है, लगाना है, तो आप क्या बोलोगे, किस डायरेक्शन में सर प्रेशर लगाए, इस पेपर पे इधर की तरफ प्रेशर लगाए या इधर की तरफ प्रेशर लगाए इस बॉडी पे। तो प्रेशर में भी एक पार्टिकुलर क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो आप बोलोगे कि सर इसको भी बोल दीजिए आप वेक्टर, नहीं, ये भी ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए प्रेशर को भी कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बच्चों, ये भी एक तरह का टेंसर क्वांटिटी है। तो इस तरह से जो ना वेक्टर हो ना स्केलर हो, उसे कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रिक करंट इज, और आपके पास ऑप्शन दे दिया स्केलर, बी ऑप्शन दे दिया वेक्टर, सी ऑप्शन दे दिया आपको टेंसर, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, या रेशियो दे दिया, ऐसा दीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों आपको मानना है टेंसर। यदि दिया हुआ है ये ऑप्शन में टेंसर, तो आपको टेंसर देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया रहे, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ऑप्शन में स्केलर, वेक्टर, और यहाँ दे दिया रेशियो, और डी में दे दिया नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपको मारना होगा स्केलर। ओके, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है, लेकिन यदि मान लीजिए नहीं दिया हुआ रहे तो आपको स्केलर मार के स्केलर पे ऐसे टिक करना है। ओके, अब कुछ बातें हैं टाइम के बारे में। देखिए टाइम में भी क्या होता है कि टाइम में भी एक तरह का डायरेक्शन होता है, लेकिन ये डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं मायने रखता है? क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है पास्ट टाइम, और एक होता है फ्यूचर टाइम। 3 तरह का टाइम होता है। तो पास्ट से आप प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, और हम लोग प्रेजेंट से किधर की तरफ जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। क्या प्रेजेंट से पास्ट में जाया जा सकता है? आंसर इज नो, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। टाइम मशीन का इजाद भी नहीं हुआ है जो प्रेजेंट से पास्ट में ले जा सकता है आपको, या फ्यूचर से आप प्रेजेंट में नहीं आ सकते हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या है कि टाइम का एक फिक्स डायरेक्शन है, और वो फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो टाइम एक फिक्स डायरेक्शन में चलते जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि वेक्टर में देखिए वेलोसिटी अगर किसी बस का इधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, तो एक पार्टिकुलर खास डायरेक्शन हो गया, इसलिए इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। इसलिए टाइम को एक स्केलर क्वांटिटी ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था फिजिकल क्वांटिटी के 4 टाइप, जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके क्या क्या नियम हैं, और वो कौन कौन सा रूल फॉलो करता है, उसको कैसे ऐड किया जाता है, प्रोडक्ट उसका कैसे निकाला जाता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।